थे ऑप्टिजर्स पे। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पर और 2-3 वीडियोस आपके जा चुका है, तो आप लोग उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड MCQs रहेगा। ओके। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 21 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुका है आपके सेकेंड बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके इस बैच में क्या ऐसे पर्क्स मिलेंगे कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, जो कि टेस्ट सीरीज़ आपके दो इसमें टेस्ट सीरीज़ है आपके 60+ जो है टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। ओके। और याद रखिएगा कि 10+ टेस्ट सीरीज़ आपके जो है एग्ज़ाम बेस्ड, जैसे CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होता है CUET का, जिसमें कि पार्ट A और पार्ट B ये दोनों होने वाले हैं। तो आपको 2 तरीके की आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। आपका रिवीजन क्लासेस भी रहेगा, डाउट क्लियरेंस सेशन एंड मैराथन सेशन आपको दिया जाता है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर आपके 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, एक मैं हूँ और एक जो है ईशान सर है, जो कि आपको बेसिकली स्टैट्स और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन वो कवर करवाते हैं, ठीक है। और याद रखिए कि वो आपके गेट क्वालिफाइड, साथ साथ जो है IIT मद्रास के लिए उनका जो है मतलब आपका सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है, आपके MTech प्रोग्राम के लिए। तो वो जो है आपका मैथमेटिक्स और स्टैट्स वाला पोर्शन जो है कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो है रोज़ रेगुलर लाइव लेक्चर्स चलता है, ठीक है, और आपके रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे अवेलेबल रहते हैं रेगुलर 2 आवर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है। और अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग PDF और PPTs जो भी रहता है आपके शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे MCQ को। तो यहाँ पर आज हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के जो है MCQs को कवर करेंगे। जीरो सम गेम किस थ्योरी में आपके अप्लाई होता है? क्या ये मर्केंटिलिज्म में था, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरी या फिर न्यू ट्रेड थ्योरी? तो याद रखिएगा कि मर्केंटिलिज्म बेसिकली आपके जीरो सम जो थ्योरी है वो आपके मर्केंटिलिज्म में ही आपको अवेलेबल है, ठीक है। और जीरो गेम थ्योरी ये कहती है कि कंट्री गेट बेनिफिट एट एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्री, ठीक है। मर्केंटिलिज्म जो आपका स्कूल ऑफ थॉट था बेसिकली, अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वो फोकस इस पे करता था कि जो आपका कंट्री है उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए किस वेल्थ को, ठीक है, वेल्थ को जो है एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये एक्चुअली आपके फेमस हुआ था 16th और 18th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। 16th और 18th सेंचुरी में ये आपका फेमस हुआ था मर्केंटिलिज्म, ठीक है। और मर्केंटिलिज्म फोकस करता था आपके जो है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, इसमें आपका जो एक्सपोर्ट होता है विच इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट, ठीक है। आपके एक्सपोर्ट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके इम्पोर्ट के, ठीक है। और क्योंकि एक्सपोर्ट, ये फोकस क्यों करते थे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो आप अपनी कमोडिटीज़ को दूसरे कंट्री में बेच पाओगे, और साथ साथ जो है आपके देश में जो वेल्थ है यानी जो आपका गोल्ड एंड सिल्वर है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो है सरप्लस जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड पे ये फोकस करते थे। यानी जो आपके मर्केंटिलिज्म के टाइम जो आपका क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत बेसिकली ये आता है, ठीक है, ये आपका क्लासिकल जो है थ्योरी के अंतर्गत ही आता है आपका मर्केंटिलिज्म। तो ये किसको इनकरेज करता था आपके, तो आपके याद रखिएगा कि ये इनकरेज करता था आपके इसको, ठीक है, एक्सपोर्ट को इनकरेज करता था सब्सिडी देके, ठीक है, इनकरेज करता था एक्सपोर्ट को किस क्या देके, सब्सिडी देके, ठीक है। और जबकि हम बात करेंगे डिस्करेज किसको करता था, तो डिस्करेज करता था आपके इंपोर्ट को, ठीक है, इंपोर्ट को डिस्करेज करता था, क्या लगा करके, टैरिफ्स लगा करके, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मर्केंटिलिज्म कब फेमस था आपके 16th और 18th सेंचुरी तक। उसके बाद हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज आपके 18th सेंचुरी में आ जाता है, जो कि आपके किसके द्वारा दिया गया, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, ठीक है। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि फिर हमने देखा कि डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था, ठीक है, डेविड रिकार्डो। ये अभी भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, क्लासिकल में, ठीक है। और एचओ थ्योरी भी आपके जो है आपके क्लासिकल में ही आती है। तो यहाँ पर जीरो सम गेम क्या था, जीरो सम गेम ये था कि मान लो कि एक कंट्री है और बी कंट्री है, ए जो है एक्सपोर्ट करती है बी को कोई भी कमोडिटी, ठीक है। तो बी जो है उसको क्या करती है, कुछ जो है आपके जो वेल्थ है यानी सिल्वर गोल्ड को पे करती है। तो यानी कंट्री गेट्स बेनिफिट, जो ए है
कंट्री वो क्या हो रही है यहाँ पर, बेनिफिट पा रही है एट एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्री। इस कंट्री के एक्सपेंस से उसको ए को बेनिफिट हो रहा है, यानी उसका जो पावर है वो बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर पे वो खर्च करेगा जब उसके पास वेल्थ अच्छा रहेगा। तो यही होता है आपका ज़ीरो सम गेम, यानी आपका जो मर्केंटलिज्म था वो बेसिकली ज़ीरो सम पे फोकस करता था। बाद में इसको क्रिटिसिज्म देखने के लिए मिलता है कि पॉजिटिव सम गेम पे फोकस होना चाहिए था। पॉजिटिव सम गेम में क्या था, अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सम गेम की बात करें तो यहाँ पर नो वन शुड जो है विन एट एक्सपेंस ऑफ अदर, यानी पॉजिटिव सम गेम में क्या होता था, यानी कोई और नहीं जीतेगा आपके दूसरे के एक्सपेंस पे। ठीक है, तो पॉजिटिव सम गेम का जो है मतलब रिकमेंडेशन क्या क्या था कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर जीरो सम गेम किस में था, आपके मर्केंटलिज्म में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एम्प्लॉयड अंडर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट था वो किस में एम्प्लॉयड था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस थ्योरी के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, क्या मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड के मिलता है, या फिर आपके फैक्टर इक्विलाइजेशन थ्योरी, या फिर आपके कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, या फिर आपके एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के अंतर्गत मिलता है। और कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दिया था, याद रखिएगा कि डेविड रिकार्डो ने दिया था। ठीक है, डेविड रिकार्डो किस ईयर में देते हैं इस थ्योरी को, तो ये आपके 1817 में ये थ्योरी को देते थे। ठीक है, आपके डेविड रिकार्डो, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी में ये यूज़ करते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट था, समझ लेते हैं थोड़ा। सपोज़ अगर इंडिया की हम बात करें और इंडिया के टर्म्स में, तो इंडिया मान लीजिए कि क्लोथ के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है। ठीक है, वो क्लोथ का प्रोडक्शन कम लेबर यूज़ को जो है कम लेबर को यूज़ करके बनाता है, और मोबाइल को ज़्यादा मतलब लेबर लगाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, सपोज़ अगर हम बात करें, अगर एक क्लॉथ का वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो उसको जो है 2 मोबाइल का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, 2 मोबाइल्स का जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर वो एक मोबाइल को जब वो प्रोड्यूस करता है, तो उसे जो है 5 जो है क्लॉथ का सेक्रीफाइस करना मतलब पड़ रहा है, तो वो किस चीज़ को जो है प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें चेक करेगा कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके लिए सबसे ज़्यादा हो रही है, यानी कौन से जो है प्रोडक्शन में उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ रही है। सपोज़ कि क्लॉथ के केस में देखें तो 2 मोबाइल को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जबकि अगर एक मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए अगर वो जा रहा है इंडिया, तो उसको 5 क्लॉथ का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, आपका जो इंडिया है वो किसका प्रोडक्शन करेगा, क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कम है। ठीक है, याद रखिएगा कि सेक्रीफाइस वो कम कर रहा है, कम यूनिट्स ऑफ मोबाइल को कर रहा है, पर अगर वो मोबाइल के केस में जा रहा है तो उसे ज़्यादा क्लॉथ्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये जो है आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट आपके दिया गया था, वो किसके जो है थ्योरी में दिया गया था, आपके कंपैरेटिव एडवांटेज में दिया गया था। पर कंपैरेटिव एडवांटेज के जो अजम्पशंस है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 कंट्री प्रोड्यूसिंग 2 कमोडिटीज़, ठीक है, एंड इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है टेक्स प्लेस बिटवीन दोनों देश के बीच में हो रहा है, और बोथ कंट्रीज आर प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटीज़, यानी दोनों कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करेगी। मान लीजिए ए और बी जो है कंट्री है, वो ए जो कंट्री है वो क्लॉथ को प्रोड्यूस करती है, तो वो जो है वाइन को भी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और ऐसे ही बी भी जो है क्लॉथ एंड वाइन दोनों को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरीके से यानी 2 कंट्री 2 कमोडिटी का केस लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी को इस थ्योरी के अंतर्गत, तो ईच कंट्री यूजेज ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है, लेबर। ठीक है, लेबर प्रोड्यूसेस बोथ कमोडिटीज़, यानी लेबर ही सिर्फ दोनों कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे क्लॉथ हो चाहे वाइन हो आपका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ जो है यहाँ पर आवर्स, लेबर आवर्स में मेजर किया गया है। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी है वो डिटरमाइन होती है आपके लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, यानी कितने लेबर जो है ज़रूरत पड़ेगी आपके 1 यूनिट बनाने के लिए। और इसी को बोलते हैं हम लोग लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी। अगर ज़्यादा लेबर आवर लगता है, लेबर आवर ज़्यादा लगेगा, तो आपका जो कमोडिटी है वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, वैल्यू इज़ ग्रेटर इफ़ लेबर आवर इज़ लेस। अगर आपका लेबर आवर कम होता है तो आपके जो है आपका जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी होगा वो कम होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो नोन एज द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी एक कमोडिटी, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर्स का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। अगर लेबर आवर ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, उतने ही ज़्यादा आपकी वैल्यू ऑफ कमोडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर हम जो है तीसरा आपके एजम्पशन देखें, तो एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। देयर इज़ अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी हम बात करें कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आपके LAC के
जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इस पॉइंट पे हो रहा है जहाँ पर उसका जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसको हो रहा है, यानी आपका कॉस्ट क्या हो रहा है कम एंड आउटपुट क्या हो रहा है ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे काम कर रहा है, यानी अगर हम बात करें एक लेबर अगर यूज़ कर रहा था कंट्री और एक कैपिटल और 10 यूनिट्स निकाल रहा था, तो अगर इसी लेबर को ट्वाइस बढ़ा दे, अगर लेबर 2 कर दे और कैपिटल भी आपका 2 कर दे, तो जो आपका प्रोडक्शन होगा वो आपका 100 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे ये काम कर रहा है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या हो रहा है बिटवीन टू कंट्रीज, फ्री है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कमोडिटीज़ के मूवमेंट में लेबर जो है अमाउंट ऑफ लेबर इन ईच कंट्री इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड, आपका लेबर फुल एम्प्लॉयड है और जो है आपका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है लेबर्स का बिटवीन द कंट्रीज, पर विद इन द कंट्री आपका जो लेबर है वो मूवेबल है। ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस अजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यही इसके थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी रहेगा, आप लोग ज़रूर से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंट्री विद अबंडेंस ऑफ कैपिटल शुड फोकस ऑन। तो यहाँ पर ये किसकी थ्योरी है, एचओ थ्योरी। ठीक है, ये याद रखिएगा, हेक्सचर-ओलिन थ्योरी है। ठीक है, बेसिकली हेक्सचर-ओलिन थ्योरी में क्या कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर यूएसए कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, एकदम क्लियर कट रखिएगा। और अगर इंडिया जो है अगर लेबर इंटेंसिव जो है अगर कंट्री है तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि आप कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है तो आप उसी जो है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, कार हो गया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए ये। और जबकि इंडिया के टर्म्स में बात करें कि लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कपड़ा हो गया, ठीक है, जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, तो वो जो है कमोडिटीज़ को आपकी इंडिया देगी। ठीक है, हेक्सचर-ओलिन थ्योरीज में यही बात किया जाता है। और इसी में हम देखते हैं कि लियोंटिव पैराडॉक्स भी आपका देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज़ लियोंटिव पैराडॉक्स, जबकि एचओ ने बोला कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को जो है एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट किसको करो, लेबर इंटेंसिव को। और अगर आप जो है लेबर इंटेंसिव कंट्री हो तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करो। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था आपके पैटर्न ऑफ ट्रेड को। और जो आपका अगर हम बात करें एचओ की, आपके दोनों अलग अलग जो है एली हेक्चर थे, ठीक है, उन्होंने जो है आपके, ये लिख दे रही हूँ मैं, एली हेक्चर जो थे ये आपकी थ्योरी देते हैं 1919 में। और जो है आपके बर्टिल ओलिन जो थे ये आपके 1933 में जो है ये थ्योरी देते हैं। मतलब बाद में इसको हम देखते हैं कॉम्बिनेशन के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो इन्होंने देखा था कि दो कंट्रीज़ अगर हैं, अगर लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे और कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को। पर हमने देखा कि लियोंटिव पैराडॉक्स जस्ट अपोजिट कहता है कि अगर आप जो है लेबर इंटेंसिव है तो आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को क्या करें, एक्सपोर्ट करें। ठीक है, और अगर आप जो है अगर मान लीजिए कि आप कैपिटल इंटेंसिव हो तो आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को क्या करो, एक्सपोर्ट करो। ये जस्ट अपोजिट किया था आपके लियोंटिव पैराडॉक्स। ठीक है, लियोंटिव पैराडॉक्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके जस्ट एचओ के अपोजिट मतलब आपके आया था, जबकि एचओ जो है क्या बोलते थे, कैपिटल इंटेंसिव हो कैपिटल इंटेंसिव गुड को दो, अगर आप जो है लेबर इंटेंसिव हो तो लेबर इंटेंसिव जो है प्रोडक्ट को दो। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, LEON। ठीक है, मैं फिर से इसको लिख दे रही हूँ, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था, LEONTIEF, लियोंटिव पैराडॉक्स, क्योंकि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो किसका पैराडॉक्स अपोजिट दिया था, किसको अपोज किया था, एचओ थ्योरी को। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर दिया है द कंट्री विद अबंडेंस ऑफ कैपिटल शुड फोकस ऑन कैपिटल इंटेंसिव गुड। अगर आपका लेबर इंटेंसिव रहता तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को जो है वो करता। नेक्स्ट हमारा, द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क एफर्ट्स रिजल्टिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज रिलेटेड टू, किससे ये रिलेट करता है, तो इस चीज़ की जो बात की गई आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क एफर्ट की, वो आपके जो है न्यू ट्रेड थ्योरीज के अंतर्गत जो है बात किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज थ्योरी इज रिलेटेड टू। फर्स्ट मूवर जो है एडवांटेज थ्योरी हम किसके अंतर्गत देखते हैं, तो ये भी आपके जो है न्यू ट्रेड थ्योरीज के अंतर्गत आता है। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपके न्यू ट्रेड थ्योरी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो थ्योरी है वो किस में आपके आता है, न्यू ट्रेड थ्योरी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। विच थ्योरी कंसीडर बुलियन एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बुलियन को एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है मानता था। ठीक है, वो आपका क्या था, मर्केंटिलिज्म। ठीक है, बुलियन का क्या मतलब है, याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं बार ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, बार ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर।
ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। और याद रखिएगा कि बार ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये किसमें कंसिडर किया गया था कि आपको जो है कलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेल्थ को कलेक्ट करोगे, एक्यूमुलेट करोगे, आपकी पावर बढ़ेगी। तो ये जो है आपकी कौन से इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत आता है? आपके मर्केंटिलिज्म में आता है। कब कब ये फेमस रहा? 16th एंड 18th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द प्राइस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर आर इक्वलाइजर अंडर द किस जो है थ्योरी के अंदर इसको जो है इक्वलाइज करने की कोशिश की गई थी? तो फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो आपका जो प्राइस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरी बेसिकली आपके सैमुअल्सन का एनालिसिस है। ठीक है, सैमुअल्सन ने दिया था आपके। ओके, ठीक है, और इसमें भी आपके 2 कंट्रीज लिया जाता है। ठीक है, टू कमोडिटीज़ का केस लिया जाता है। ठीक है, और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी आपके इस थ्योरी में बेसिकली। और याद रखिएगा कि जो फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरी थी वो इम्पॉर्टेंट कॉलोरी थी आपके एचओ थ्योरी के। ठीक है, एचओ थ्योरी का इम्पॉर्टेंट जो है एक तरीके से प्रूफ कह सकते हैं आपके उसका था। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपके न्यू ट्रेड थ्योरीज के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर अबंडेंस इज कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फैक्टर अबंडेंस की हम बात करें तो किस इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का ये पार्ट था? ठीक है, तो एचओ थ्योरी, यानी अगर मान लीजिए कि जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि आपके अगर यूएसए कैपिटल अबंडेंस कंट्री है, ठीक है, कैपिटल अगर वहाँ पर अबंडेंस है तो वो कैपिटल जो है इंटेंसिव चीज़ों को क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी एंड एक्सपोर्ट करेगी। वहीं पर अगर इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव जो है कंट्री है, लेबर जो है उसके पास सस्ते में अवेलेबल है, तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस करेगी एंड एक्सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर फैक्टर अबंडेंस की कौन बात करता है? कौन से इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत बात की जाती है? आपके एचओ थ्योरी के अंतर्गत बात किया जाता है। इफ़ गुड्स आर एंगेज्ड विद इन द कंट्री एक्सचेंज विद इन द कंट्री, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड। यानी अगर हम बात करें देश के अंतर्गत ही आपके एक्सचेंज हो रहा है गुड्स को, तो आपका इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। द मनी कॉस्ट इज कंसिडर्ड बाई, कौन से आपके बेसिकली थ्योरी में जो है मनी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है? तो याद रखिएगा कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो ट्रेड है इसमें मनी कॉस्ट को जो है कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यू ट्रेड थ्योरीज पे भी क्वेश्चन करेंगे कुछ, तो जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये 2000 वाली जो क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आ रही होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। तो हमारा बैच जो कि बहुत कम प्राइसेस में अवेलेबल है आप सभी के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2499 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ हफ्ते में सिर्फ 4-5 लेक्चर ही दे रहे हैं। हम जो है रेगुलर आपको लेक्चर्स देते हैं, साथ साथ आपकी क्लासेस प्रॉपरली होती है एक जो है स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।